Hello everyone, myself Komal. Welcome to Trending Exam. As you know, हम आपके साथ लाए थे घटना चक्र की सीरीज जिसमें हम चैप्टर वाइज पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। आज की हमारी इस वीडियो में हम 9th चैप्टर शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हम 36 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 37th क्वेश्चंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर हमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। हमें पढ़कर बताना है कि असर्शन और रीज़न में से कौन सा सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। यह बात बिल्कुल सही है। रीज़न, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, जो असर्शन और रीज़न दिया गया है वह दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन को क्लियरिफाई नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। दोनों ए एवं बी सही है, परंतु रीज़न असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और यह विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में पूर्ण संघ की बात नहीं कही गई है, क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसमें हम एकल शक्ति को देखते हैं। इसलिए जो हमारा रीज़न है वह असर्शन को क्लियरिफाई नहीं करता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। असर्शन, भारत में संघवादिता व्यवहार नहीं है। रीज़न, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। ए मतलब असर्शन, हमारे जो असर्शन दी गई है वह सही है, लेकिन जो इसका रीज़न दिया गया है वह गलत है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये बात गलत है। और भारत में संघवादिता व्यवहार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर हमें भारत के संविधान के कुछ लक्षण दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो हम देखते हैं कि एकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, यह भारत की संघीय लक्षण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर हमें पूछा गया है भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, तो एकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप भारत का संघीय लक्षण नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, भारतीय संविधान के जो संघात्मक लक्षण हैं उसमें लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता और द्विसदनीय विधानमंडल आदि, ये सभी भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों में आता है एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो हमारे एकात्मक लक्षण है उसमें सिंगल सिटीजनशिप,
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इमरजेंसी की घोषणा करना और समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति का जो उल्लेख किया गया है वह सभी एकात्मक लक्षण हैं। इसलिए जो एकल नागरिकता है वह भारत की संघात्मक लक्षण नहीं है, एकात्मक लक्षण है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? यहाँ पर हमें भारतीय संविधान के कुछ तत्व दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन से एकात्मक तत्व हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, लिखित संविधान। सेकंड, कठोर संविधान। थर्ड, संविधान की सर्वोच्चता। फोर्थ, राज्यपाल की नियुक्ति। फिफ्थ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सिक्स्थ, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। सेवंथ, संवैधानिक संकट। और एट्थ, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एकात्मक तत्व है भारतीय संघीय व्यवस्था का। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ, राज्यपाल की नियुक्ति। सिक्स्थ, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। एंड सेवंथ, संवैधानिक संकट। ये तीनों भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय है, लेकिन वह संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति और कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध जो हैं आर्टिकल 356 एवं 357, समवर्ती सूची और उसमें प्रणगित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति आर्टिकल 254 में है। राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की जो संसद की शक्ति है वह आर्टिकल 3 और 4 में दी गई है। राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका आर्टिकल 368 में है। अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक एवं अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? यहाँ पर भी हमें भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एकात्मक तत्व है। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सेकंड, राज्यपालों की नियुक्ति। थर्ड, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। फोर्थ, न्यायिक पुनर्विलोकन। फिफ्थ, अखिल भारतीय सेवाएं। सिक्स्थ, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड और जो फिफ्थ दिया गया है वह भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्था। एक मिनट, सेकंड में क्या रहेगा? राज्यपालों की नियुक्ति। थर्ड, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। और फिफ्थ, अखिल भारतीय सेवाएं। यह सब भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन
भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित है। फर्स्ट, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सेकंड, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। थर्ड, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। फोर्थ, विधायिकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य में बीच में विभाजित कर दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वह भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में सही है। फर्स्ट और सेकंड, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। सेकंड, एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका एकात्मक झुकाव ज़्यादा है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करती हैं, यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं राज्यों की तुलना में, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है। और जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर हमें असर्शन और रीज़न दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, यानी कि भारत का जो नॉमिनल हेड है राष्ट्रपति वह इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, जो कि बिल्कुल सही है। रीज़न, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए हम देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन का एक सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट चुना जाता है और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ अपनाया गया है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता। इलेक्शन के थ्रू राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो कि भारत का नॉमिनल हेड होता है, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वह असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर भी हमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। असर्शन, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। इसमें बोला गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वह लोकतंत्र के जीवन रक्त होती है। रीज़न, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। जब कोई खराब सरकार बन जाती है तो लोग पार्टी होती है उन्हें कोसती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, रीज़न और असर्शन दोनों सही हैं और रीज़न सही स्पष्टीकरण करता है असर्शन का। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। और यह बात भी सही है कि लोग
खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। इसलिए जो हमारा असर्शन और रीज़न है वो दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसे प्रस्तावित किया है? किसने प्रस्तावित किया है? भारत में जो दल विहीन प्रजातंत्र है वह किसने प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही हैं। आप कोई भी टिक कर सकते हैं। सी महात्मा गांधी ने भी और जयप्रकाश नारायण ने भी, दोनों ने यह बात बोली थी कि भारत दल विहीन प्रजातंत्र है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। इन दोनों ने ही दलीय व्यवस्था का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। इसमें यह बोला गया है कि भारत की जो संघात्मक संरचना है उसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्र की एकता को संरक्षित यानी कि सुरक्षित करना है। रीज़न, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, असर्शन और रीज़न दोनों अपने आप में बिल्कुल सही हैं और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के बीच में किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी हमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। इसमें ये बोला गया है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें नेचुरल ही निरंतरता और परिवर्तन के तत्व पाए जाते हैं। रीज़न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। इसमें यह बोला गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से, यानी कि हिस्ट्रिकल पीरियड के बारे में बताया गया है, मौर्य काल से ही लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान हैं, लेकिन विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। इसलिए हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न असर्शन को जस्टिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 48।
असर्शन और रीज़न। असर्शन, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं वह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। रीज़न, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वह असर्शन का एक क्लियरिफाई जस्टिफिकेशन करता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके अधिकारों की रक्षा कर उनमें आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता है। इसलिए जो हमारा असर्शन और रीज़न है दोनों सही हैं और रीज़न इसकी असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के वृद्ध होने के कारण बताइए। यहाँ पर हमें भारतीय संविधान के सबसे बड़े होने का कारण पूछा गया है कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्यों है। तो चलिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन को ठीक से पढ़ते हैं। ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बिल्कुल सही। बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी दिए गए हैं, यह बात भी सही है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि भारत जनसंख्या के बेस पर एक बड़ा देश है। डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यह बात भी सही है। यहाँ पर हमें चारों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, लेकिन हमें कोई एक चुनना है, तो इसलिए हमें आंसर में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो वैसे इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसके बड़े होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन में कारण दिए गए हैं वह सभी इसके वृद्ध होने के कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें यहाँ पर भारत के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सरकार की जो सरकार है वह संघीय प्रणाली है। सरकार की प्रणाली कैसी है? संघीय प्रणाली। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। हमारे भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं वह केंद्र की ज़्यादा झुके हुए हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण कहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। इसमें ये बोला गया है कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ एकात्मक प्रणाली के लक्षण हैं, लेकिन वह मूल रूप से संघीय संविधान ही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन। असर्शन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। रीज़न, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनः निरीक्षण का अधिकार है। असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों सही है, परंतु जो रीज़न है वह असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसे अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ एकल व्यवस्था के भी गुण हैं
और भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है और उसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय भी कहा जाता है, इसे परिसंघीय भी, किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु लेकिन जो इमरजेंसी स्थिति आती है उसमें पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाने के कारण, इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। इसमें ये बोला गया है कि भारत वैसे तो नॉर्मल स्थिति में तो परिसंघीय है, लेकिन जब उसमें इमरजेंसी लगाई जाती है तो वह पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है और इसी गुण की वजह से भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 140, 141, 143, 226, 227, 245 और 246 एवं 272 आदि के उपबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से न्यायपालिका को पुनः निरीक्षण की शक्तियां प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन को जस्टिफाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन। असर्शन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह बात बिल्कुल सही है। रीज़न, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है असर्शन और रीज़न में से क्या सही है और क्या गलत। असर्शन और रीज़न पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारी दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए सही है, असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न असर्शन को सही व्याख्या पे करता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। भारत के संविधानों का जो वर्णन है वह अलग अलग रूप से अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय भी कहा जाता है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। यानी कि जो भारत का संविधान है वह एकात्मक है और केंद्र की तरफ ज़्यादा टिल्ट है। यह बात भी भारतीय संविधान के बारे में कही जाती है। इसे संरचना में परिसंघीय, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर परिसंघीय है, लेकिन जो इसकी भावना है वह एकात्मक है। सामान्य स्थिति में तो भारत का संविधान परिसंघीय रहता है, लेकिन जब इमरजेंसी लागू की जाती है तो पूर्ण रूप से एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को मूलतः संघात्मक कहते हैं, लेकिन उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी प्रबल है। इस मत का समर्थन करते हुए संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। मतलब इस संविधान के बारे में दुर्गादास जी बताते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है क्योंकि यह ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक, यह दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान के नेचर के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है, लेकिन जो उसकी भावना है वह एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
भारतीय संविधान की प्रकृति है जो है वह संघात्मक है। भारतीय संविधान नेचर में संघात्मक है और भावना से एकात्मक। इसके संबंध में विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान बताते हैं और कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि के सी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान है। भारत के संविधान के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए, जिसमें ऑस्टिन ने कहा कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान का अलग अलग लोगों ने भारतीय संविधान को अलग अलग नज़रिए से देखा और अलग अलग व्याख्याएं की। तो इसमें पूछा गया है कि भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, के सी वेयर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद राज्य की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान के बारे में एक कथन दिया गया है और उसे पढ़कर हमें बताना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारत का जो संविधान है वह कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखता है। यह बात किसने कही थी? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, के सी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है और इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान के बीच में बैलेंस बनाकर रखता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन के सी वेयर का है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 3 और 4 को लिया जाता है, जबकि कुछ में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उसके पढ़कर हमें बताना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोली थी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों का ही है। इसमें ये बोला गया है कि संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, इसमें कुछ एकात्मकता के भी गुण हैं, इसलिए यह दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में पूर्ण रूप से नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनको किसने अस्वीकार किया है मिथकों और कहावतों के रूप में? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मैरिनो और एफ.डब्ल्यू. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो जिसने स्वीकार नहीं किया वह है हर्बर्ट ए साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे महत्वपूर्ण संबंध को
इनमें से कौन प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि विधि और स्वाधीनता के बीच में इनमें से कौन उपयुक्त संबंध को प्रतिबिंबित करता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यानी कि अगर कानून नहीं है तो स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता भी नहीं है। अगर कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कानून पूर्ण रूप से हो ही ना। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए यानी कि स्वतंत्रता के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर हमें विकास प्रशासन की अवधारणा के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इनमें से पूछा गया है कि कौन चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। हेनरी फ्योल चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं के सपोर्टर थे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया था? यह एक कथन है कि यदि हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण क्या होगा। यह बात किसने कही थी? यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। डब्ल्यू.बी. डोनहोम द्वारा यह कथन दिया गया था कि यदि हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डब्ल्यू.बी. डोनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 63, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित इनमें से कौन एक सही नहीं है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि गणतंत्र अवधारणा से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। यह बात गणतंत्र अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी,
जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथा तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप है। हमारी जो गणतंत्रीय प्रणाली है वह उसमें एक राज्य होता है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है और एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, प्रतिनिधियों की होती है। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन ए, बी और डी दिए गए हैं यह गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, यह अवधारणा गलत है। यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कुछ लक्षण दिए गए हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि कौन विधि के शासन के प्रमुख लक्षण हैं। फर्स्ट, शक्तियों का परिसीमन। सेकंड, विधि के समक्ष समानता। थर्ड, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। फोर्थ, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, लक्षण है, वह विधि के शासन के प्रमुख लक्षण हैं, लेकिन जो थर्ड दिया गया है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, यह गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रोफेसर डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 लक्षण बताए थे, जिसमें फर्स्ट, विधि की सर्वोपरिता, जिसका मतलब है कि विधि सबसे सर्वोच्च है तथा विधि मतलब कानून सबसे सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु ही दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में परिबिंबित होता है। सेकंड, विधि के समक्ष समानता, अर्थात मतलब विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। अमीर और गरीब कानून के समक्ष सभी समान हैं। थर्ड, विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रता का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर हमें संवैधानिक सरकार के बारे में पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी संवैधानिक सरकार के बारे में सही है। फर्स्ट, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। एक ऐसी सरकार जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वह संवैधानिक सरकार है। यह बात बिल्कुल गलत है। सेकंड, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ओनली 2, एक संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो राज्य पर प्रतिबंध लगाती है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, न कि व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है राज्य की स्वतंत्रता के लिए। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। एक जो संवैधानिक सरकार होती है उसमें जो शक्ति है, शक्ति का जो सोर्स है वह संविधान में ही होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ था। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, परिभाषा से
संवैधानिक सरकार का अर्थ है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, सीमित सरकार। एक संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि इसमें सरकार को सीमित किया जाता है ताकि यह लोगों के ऊपर निरंकुश ना हो, जनता के ऊपर निरंकुश ना हो। एक्सप्लेनेशन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग, फर्स्ट विधायिका, सेकंड कार्यपालिका, थर्ड न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। सभी अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? यहाँ पर हमें स्वतंत्रता की व्याख्या के बारे में दिया गया है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है स्वतंत्रता के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार का कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्र के पहलू हैं, परंतु ये पूर्ण एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता की व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती हैं। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि समाज में समानता का होने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, विशेष अधिकारों का अभाव। जब किसी समाज में विशेष अधिकारों का अभाव होता है तो उस समाज में समानता होती है। यदि किसी समाज में कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाएं तो वहाँ पर समानता नहीं होती है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता होने का एक निहित अर्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? यहाँ पर हमें सिमिलैरिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। सेकंड, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। थर्ड, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। फोर्थ, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए।
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ऑप्शन ए ओनली थर्ड। ऑप्शन ए ओनली थर्ड इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। ये जो फीचर है ये जो विशेषता है यह भारत और अमेरिका की दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली थर्ड। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही या तो सकारात्मक हो या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। यानी कि कोई विधेयक है लेकिन राष्ट्रपति उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता, वह उसे अपने पास रख लेता है और इस पावर को पॉकेट वीटो कहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष में छोटी है, क्योंकि उसमें विधेयक पर कोई कार्यवाही न की जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्य के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? दूसरे प्रशासन के आयोग के कौन से ऐसे प्रतिवेदन हैं जिन्होंने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है। नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत में जो संघवाद की विशेष विविधताओं में एकता यानी कि जो विविधताओं हैं, विविधताओं में एकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था को आवश्यक माना गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। उपरोक्त सभी यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी विविधताओं में एकता को बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित है, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान
अनुदान को शासित करने आदि के लिए आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 72, यह आज के हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि किस दशक में भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है वह केंद्रीयता से संघवाद की ओर आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 1980 के दशक में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, लेकिन वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में यानी कि 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा था। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।